नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितना इस देश के दलित और मुसलमानों को नुकसान है या ओबीसी को नुकसान है, वो शायद ही दूसरे अन्य किसी वर्ग को नहीं है। और पूरा नशा है धर्म का। और अब सीए लागू कर दिया और अब सब मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएंगी और अब राम मंदिर बन गया, धारा 370 की बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो जिस आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था वो मंदिर की लड़ाई में खड़ा है, तो सरकार का काम तो आसान हो गया ना। ये तमाम लोगों को पता है कि बीजेपी के काल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितना इस देश के दलित और मुसलमानों को नुकसान है या ओबीसी को नुकसान है, वो शायद ही दूसरे अन्य किसी वर्ग को नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता आए दिन बयान देते हैं कि बिना मायावती जी के इंडिया गठबंधन का सफल नहीं हो पाएगा, तो ये सच्चाई है। और जब उनको लगता है कि सफल नहीं हो पाएगा तो मायावती ही मोदी को हटा सकती है तुम्हारे साथ आकर के, तो फिर इनाम भी उतना ही बड़ा चाहिए। अगर आप मुझको लगता है कि भाई इस बैट्समैन के बिना हम ये सामने वाली टीम को नहीं हरा सकते हैं, पहले 11 में इसका होना जरूरी है, तो फिर उसको कप्तान बनाओ ना। दिक्कत क्या हो रही है? या तो आपको उसको कप्तान ही बेशक है, बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन कप्तान आपको नहीं बनाना चाहते, नेतृत्व अपना नहीं चाहते हो, तो नेतृत्व की ये झगड़ा है। जहाँ तक मैं बहन जी को समझता हूँ, मैं 2-4 बार उनसे मिला हूँ, मेरी बातचीत होती है, तो जितना मुझे पता है ये नेतृत्व का झगड़ा है। बहन जी जो है वो, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से, मैं तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलता हूँ, कहता हूँ थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ यार, कह दो कि इस बार देश की प्रधानमंत्री जो है वो मायावती, कान में जाकर के कह दो, बाद में अभी ऐसे मत बोलो, विश्वास में ले लो बहन जी को। लेकिन कांग्रेस के साथ भी गड़बड़ क्या है कि कांग्रेस के जो आधे से ज़्यादा नेता हैं वो ऐसे हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में, सिस्टम वहाँ भी सब मनुवादी है। अब आप देखो ना, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि एक आदमी ने छात्र राजनीति शुरू की और छात्र राजनीति से वो एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर बना, कई बार मंत्री रहा, उसके बाद में राष्ट्रपति बना दिया, और उसके बाद में जब राष्ट्रपति नहीं रहा वो आदमी, तो फिर कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़ा था। मतलब जिस आदमी की छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई हो और जिस आदमी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति भी बना दिया हो और बाद में प्रणब मुखर्जी कच्चा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़ा है, तो आप समझ लीजिए ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग जो वो संगी नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद बड़ा खेल कर सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए, हम भी खुल करके प्रचार प्रसार करें। और आप ये जो कह रहे हो कि क्या नाम है वो लगने, आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो आपके मुंह में घी शक्कर। तो अगर इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राम आ रहा है, कहना राम जी आएंगे, तो किसके कंधों पे आ रहे हैं? वो इन्हीं अनपढ़ और ये जो हमारे अपने बारे में SC/ST OBC जो नेता, इन्हीं के कंधों पे चल के आ रहा है। बिना बीएसपी के कहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन? बिना बीएसपी के देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में बीजेपी रिपीट कर रही है, आप इस बात को स्वीकार करो। 400 पार नहीं, 400 पार हो, 250 पार हो, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोदी अभी देश के युवाओं के ऊपर और ख़ासतौर से देश के आवाम के ऊपर पूरा नशा है धर्म का। और अब सीए लागू कर दिया और अब सब मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएंगी और अब राम मंदिर बन गया, धारा 370 की बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार आएगी? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं उनका, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना। मैं जो मुझे दिख रहा है मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि एमटेक बीटेक करने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में जो बच्चे को आंदोलन करके सरकार की आंख में आंख डाल करके नौकरी मांगनी चाहिए थी, उसको कहना चाहिए था मेरी नौकरी कहाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आज वो बैटरी रिक्शा चला रहा है और उसने बैटरी रिक्शा पर राम की, जय श्री राम का झंडा लगा रखा है। तो आप देखिए ना धर्म का नशा कितना बड़ा हो गया। वो MA BA करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में नौकरी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा मोदी जी ने जो काटी का मंदिर बना दिया। तो वो जो जिस आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था वो मंदिर की लड़ाई में खड़ा है, तो सरकार का काम तो आसान हो गया ना। और हमारे जो बहुजन नेता हैं, जो नॉन बीजेपी के, बहुजन भी छोड़ी, जो नॉन बीजेपी की पार्टियां हैं, वो एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, तो बीजेपी के अलावा बीजेपी के जितने घटक दलों ने बीजेपी के साथ जा रहे थे, उसके बाद में जो भी हैं, अगर वो सही मायने में देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री कौन और कब और कैसे बनेगा बाद में तय कर लेना, पहले देश को बचा लो। लेकिन नहीं आएंगे, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास में बंगले ज़्यादा हैं, किसी के पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, किसी मोदी जी ने हर आदमी की नब्ज़ पकड़ रखी है। जितनी चाबी भरते हैं मोदी जी और RSS डबल इंजन की सरकार, उतने हमारे बहुजन नेता फुदकते हैं। ये सच्चाई है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके, इसीलिए खामोश 131। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, अरे 131 को छोड़ो भाई साहब, बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले ना, सारे एक मंच पर क्यों नहीं आते? आओ ना। OP राजभर क्यों बच्चे रहे बीजेपी गोद में जाकर बैठ गए, जो कल तक क्या नाम है संजय निषाद क्यों नहीं आ रहे हैं? पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो कट्टर अम्बेडकरवादी थे, सोनेलाल पटेल जिनकी बेटियां हैं। तो ये के साथ नहीं आते या इनका अपना निजी फायदा होता है? निजी फायदा है, उनको लग रहा है। समाज की चिंता किसी को नहीं है। अगर समाज का दर्द होता तो ये लोग एक मंच पर आते। समाज का दर्द नहीं है, इनको सबको अपने गाड़ी घोड़ा बंगला बचाने हैं। कल को ED CBI भेज देंगे, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए समाज भाड़ में जाओ, संविधान भाड़ में जाओ, लोकतंत्र भाड़ में जाओ, बहुजन महापुरुषों के विचार की एकाकी भाड़ में जाओ। इनको अपने आप को बचाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।